पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, आंसर कीजिएगा। आर वी गोइंग टू इंक्लूड स्टोरेज कॉस्ट इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? स्टोरेज कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? नो, गोडाउन चार्जेस आरंट गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोरेज कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। कब ऐसा होता है? अगर स्टोरेज पता है क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है, मतलब स्टोरेज करना प्रोडक्शन का एक हिस्सा था, तब आप स्टोरेज कॉस्ट को ऐड कर देती हैं, ठीक है। क्या हम एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे ऐड करते हैं इन्वेंट्री में? नहीं। कहां के खर्चे ऐड किए जाते हैं? फैक्ट्री के, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ऐड नहीं होते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक खर्चा ऐड हो सकता है। कौन सा? Those expenditure which have been incurred in bringing the inventory to the present location and condition, ठीक है। अब present location and condition यहां किसको सिग्निफाई करता है? रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग के खर्चे को, ठीक है। अब बात आती है बोरोइंग कॉस्ट। अगर आपने लोन लिया था, ठीक है, तो क्या उस लोन का इंटरेस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा? आपने लोन पता है क्यों लिया था? रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। तो क्या उस लोन का इंटरेस्ट हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करेंगे? या फिर हम एक ट्रेडर हैं तो पता है हमने स्टॉक परचेज करने के लिए लोन लिया था, तो उसका इंटरेस्ट क्या हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट जो होता है वो बिजनेस का खर्चा है, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं होता है, ये बात याद रखिए, ठीक है। इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट। व्हाट इज अदर बोरोइंग कॉस्ट? जब आप लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट पे करते ही हैं, लेकिन लोन को प्रोसेस कराने में भी तो खर्चा लगता है। पता है बैंक आपसे लोन प्रोसेसिंग फी लेती है, ये क्या है? अदर बोरोइंग कॉस्ट। मतलब जब हम पैसा बोरो करते हैं तो इंटरेस्ट के अलावा जो भी खर्चे लगते हैं उसे क्या कहा जाता है? अदर बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखा सकते हैं आपको, लोन प्रोसेसिंग फी। Interest and other borrowing costs are usually considered as not relating to bringing the inventories to their present location and condition. इस खर्चे को ये नहीं कहा जाता है कि इससे प्रेजेंट इन्वेंट्री प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन पे आई है, ठीक है। एंड देयरफॉर यूजुअली नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, और इसलिए इसे इंक्लूड नहीं किया जाता, नॉट इंक्लूडेड। There may however be few exception to the above rule, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं। इसका मतलब बोरिंग कॉस्ट को हम ऐड करते भी हैं, ठीक है। तो अब यही सीखना है कि कहां पे ऐड करते हैं। एज पर AS16, बेसिकली AS16 है बोरिंग कॉस्ट के बारे में बताता है, ठीक है। और जो बात हम यहां पे बताने जा रहे हैं इस पैराग्राफ में, ये AS2 में लिखी भी नहीं है, लेकिन सिंस ये AS16 में बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड बात लिखी गई है इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में, इसलिए आपको ये यहां पे भी हम आपको सिखा रहे हैं। रिपीट करते हैं अपनी बात। ये जो हम पैराग्राफ आपको पढ़ाने जा रहे हैं, क्या ये हम AS2 की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। पता है ये इन्वेंट्री से रिलेटेड बात है, लेकिन लिखी कहां पे गई है? AS16 में। और AS16 क्या है? बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। क्या कहता है वो? AS16 borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of qualifying asset. AS16 जो बोरोइंग कॉस्ट है वो ये कहता है कि अगर आपने किसी क्वालिफाइंग एसेट को तैयार करने के लिए लोन लिया था तो उसका इंटरेस्ट उस क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, उस एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। और क्वालिफाइंग एसेट किसे कहा जाता है? क्वालिफाइंग एसेट उस एसेट को कहा जाता है जिसे तैयार करने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, ठीक है। सब्सटेंशियल पीरियड का मतलब लंबा समय, जिसे तैयार करने में लंबा समय लगता है। अगर ऐसी किसी इन्वेंट्री को तैयार करने, इन्वेंट्री भी क्या है? एक एसेट होती है। इन्वेंट्री भी क्या है? एसेट है। याद आ रहा है इन्वेंट्री की पहली लाइन डेफिनेशन में? इन्वेंट्रीज आर एसेट। कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इन्वेंट्री भी एक एसेट होती है। अगर एक कंपनी एक इन्वेंट्री तैयार करती है, वो इन्वेंट्री कैसी है? क्वालिफाइंग एसेट है, मतलब जिसे तैयार करने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है।
तो ऐसी इन्वेंट्री के लिए लिया गया लोन, इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या करेंगे, इन्वेंट्री में जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कहां पे लगता है। ठीक है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कहां पे लगता है? क्या एक ट्रक को बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है? क्या एक कार को बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है? बिल्कुल नहीं। कार एक क्वालिफाइंग एसेट बिल्कुल नहीं है, एक ट्रक क्वालिफाइंग एसेट बिल्कुल नहीं है। जो कार बनाने वाली कंपनी है, जब आप पता कीजिए तो आपको पता चलेगा कि एक दिन में वो सैकड़ों कार बनाते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए सैकड़ों कार, हजारों कार बनाते होंगे। आप मारुति के शोरूम में चल जाइए जो बगल में है, और पता कीजिए एक दिन में कितनी कार बिकती है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में अगर मारुति के एक शोरूम से इतनी कार बिकती है तो बनती कितनी होगी। ठीक है, तो इट डजंट टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम? एयरक्राफ्ट, क्रूज, जो बड़ी वाली जहाज होती है क्रूज, ठीक है, उसे बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। एक एयरक्राफ्ट को बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। ठीक है, एक बात बताइए, क्या ऐसी भी कंपनियां होंगी जिनके लिए क्रूज इन्वेंट्री होगा, जिनके लिए एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री होगा? हाँ, वो एयरक्राफ्ट बना के बेच देते हैं, वो क्रूज बना के बेच देते हैं। ठीक है, और उसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं जिसे तैयार करने में 2-2 साल का समय लग जाता है। ठीक है, साल भर का समय लग जाता है, वो सब क्या है, क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, आप किसी भी क्रूज की शॉप पे जाएंगे, ऐसा कोई क्रूज की शॉप नहीं होती, जैसे शॉप पे गए तो आपने कहा क्रूज दिखाओ भाई, तो उसने 2-4 क्रूज दिखाए, देखो ये नीले रंग का है, ये पीले रंग का है। इट वोंट हैपन दैट वे। आपको अगर एक क्रूज चाहिए तो आप उसे स्पेसिफिक ऑर्डर देते हो कि ऐसा ऐसा क्रूज तैयार करके दीजिएगा, वो आपसे समय लेता है, ये क्रूज तैयार करने में हमें 2 साल का समय लगेगा और फिर हम आपको इसे हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, जिसके लिए वो पहले मल्टी बिलियन रुपीस के लोन लेता है। ठीक है, कई हजार करोड़ रुपए का एक तैयार होगा क्रूज, तो उसके लिए वो पहले मल्टी बिलियन का लोन लेगा, उसके बाद वो क्रूज को तैयार करना शुरू करता है, कुछ आपसे भी एडवांसेस लेता है। ठीक है, तो जितना इंटरेस्ट वो पे कर रहा है वो सब कहां जोड़ेगा, उस इन्वेंट्री की कॉस्ट में ही जोड़ेगा। ठीक है, यहां तक। So qualifying assets are capitalized as part of the cost of qualifying asset. Accordingly, inventories that necessarily take substantial period of time to bring them to a sellable condition are qualifying assets. As per AS 16 for inventories that are qualifying asset, any directly attributable borrowing cost should be capitalized as part of their cost. Clear है बात सबको? तो इन्वेंट्री में जोड़ना तो नहीं है बोरिंग कॉस्ट, लेकिन अगर इन्वेंट्री क्या है, क्वालिफाइंग एसेट, तब जोड़ देंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिख दें, इन्वेंट्री कब क्वालिफाइंग एसेट होती है? इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट कब होती है? क्रूज में, शिप अगर बना रहे हैं, बड़ी वाली शिप, ठीक है, एयरक्राफ्ट, इन सब केसेस में। क्लियर है सबको? चलिए, अभी कुछ चीजें और पढ़नी है, लेकिन एक क्वेश्चन पर करते हैं हम लोग पहले, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन उस पार्ट से रिलेटेड है जितने पार्ट को अभी तक हम लोग ने कंप्लीट किया है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए लिमिटेड परचेज 1 लाख MT, दैट इज मैट्रिक टन। ठीक है, तो कोई भी यूनिट है उससे मतलब नहीं है, आप ऐसे समझिए 1 लाख यूनिट्स। A Limited has purchased 1 lakh unit at 100 each of raw material and introduced it in the production process and get 85,000 unit as output. 1 लाख यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल उसने इंट्रोड्यूस किया, क्या रेट से खरीद के, 100 रुपए के रेट से, और उसे मिला क्या, 85,000 यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज इज 5%, कहता है नॉर्मल वेस्टेज लेकिन 5% है, मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना था, 95,000 यूनिट। ठीक है, इन द प्रोसेस कंपनी इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कंपनी ने और क्या क्या प्रोसेस में खर्चा लगाया, कहता है डायरेक्ट लेबर लगाया 10 लाख रुपीस, वेरिएबल ओवरहेड लगाया 1 लाख रुपीस, फिक्स्ड ओवरहेड लगाया 1 लाख रुपीस। फिक्स्ड ओवरहेड में कहता है इंटरेस्ट भी है 40,625 रुपए का। जल्दी बताइए, 40,625 रुपए का इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट इन्वेंट्री पे जोड़ा जाता है? नहीं, वो तो बस क्वालिफाइंग इन्वेंट्री होती है, वहां जोड़ते हैं। यानी इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट से
लेस कर देना है, ठीक है। ऑफ द अबव 80,000 यूनिट was sold during the year and remaining 5,000 unit remained in closing inventory. बेसिकली बना तो 85,000 यूनिट ही था, 80,000 यूनिट उसमें से बिक गया और बचा कितना 5,000 यूनिट इन क्लोजिंग स्टॉक. ड्यू टू फॉल इन डिमांड इन मार्केट द सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश्ड गुड्स ऑन द क्लोजिंग डे वाज एस्टिमेटेड टू बी 105 पर एमटी. कह रहा है कि मार्केट प्राइस उसकी बहुत गिर गई है, इसलिए सेलिंग प्राइस अब पता है क्लोजिंग डेट पे कितनी है 105 रुपए पर यूनिट, ठीक है। कोई सेलिंग एक्सपेंसेस दे रहा है नहीं, यानी यही 105 रुपए को हम क्या बोलेंगे एनआरवी. व्हाट इज एनआरवी? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस. सेलिंग प्राइस तो दे रहा है, कह रहा है मार्केट कम हो जाने की वजह से अब उसकी सेलिंग प्राइस 105 रुपए हो गई है, ठीक है, लेकिन कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दे रहा है, यानी एनआरवी भी कितनी है 105 रुपए. बेचने में खर्चा लगेगा ये बात जरूरी नहीं होती. कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा, माल लेके चला जाएगा तो बेचने में खर्चा नहीं लगा, लेकिन अगर हमें माल को कस्टमर के घर तक पहुंचाना होता है, कस्टमर के दुकान तक पहुंचाना होता है तो मेरा खर्चा लगता है, ठीक है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है, ठीक है. तो पहले तो 5,000 यूनिट की कॉस्ट निकाल लीजिए. एनआरवी कितनी है 105 रुपए, दोनों में से जो लोअर है उस पर वैल्यू कर देना है, ठीक है. और कॉस्ट निकालना हम लोग ने सीख लिया है, ठीक है. चलिए करना शुरू करें. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. हम लिखते हैं इनपुट हमारा कितना था 1 लाख यूनिट्स, ठीक है. एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना? एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब समझते हैं नॉर्मल कैपेसिटी. कंपनी स्पेसिफिकली यहां पे कह रही है 5% नॉर्मल वेस्टेज है, ठीक है. हमने एक बात और सिखाई थी, जब तक स्पेसिफिकली ये ना कहा जाए ना कि इतना वेस्टेज होता है, तब तक यही मानते हैं जितना मटेरियल डाले उतना ही माल आएगा. कंपनी स्पेसिफिक कह रही है 5% वेस्टेज है, दैट मींस एक्सपेक्टेड आउटपुट नॉर्मल कैपेसिटी इज 95,000 यूनिट, whereas actual output is how much? 80,000, 85. हाँ 85. Where is that sentence? Yes, 85,000. ठीक है. चलिए खर्चे जोड़ना शुरू करिए. हम लोग कॉस्ट निकालेंगे पहले. डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख यूनिट है, रेट कितना 100 रुपए, डिवाइडेड बाई कितनी यूनिट से डिवाइड करें? हम कॉस्ट 1 यूनिट का निकाल रहे हैं. आई एम कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर यूनिट, राइट. तो मटेरियल हमने खरीदा था 1 लाख यूनिट 100 रुपए के रेट से. इसको कितने यूनिट का खर्चा बोलें, कितने आउटपुट का खर्चा है? ये नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड होगा 95,000 यूनिट से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 95,000. बोलिए 105.26. देन डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर में कितना लगा है 10 लाख. कितने से डिवाइड करेंगे 95,000. बोलिए ये हो जाएगा 10.53. 526 आएगा तो 53 लिख दिया. वेरिएबल ओवरहेड 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय कितना 95,000. ये हो जाएगा 1.05. ठीक है. फिक्स्ड ओवरहेड बेसिकली यहां तक तो हमें नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड ही करना होता है, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड में आपने कुछ सीखा था कि अगर एक्चुअल प्रोडक्शन, जल्दी बोलिए, बराबर होती है और कम हो जाती है तब क्या करते हैं?
नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तब क्या करते हैं, तो एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन 85, एक्सपेक्टेड 95, ये है नॉर्मल और ये है एक्चुअल। एक्चुअल आपकी कम हुई है तो कितने से डिवाइड करें, 95। अब ध्यान दीजिए, यहां पे फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए एक्चुअल हम यहीं पे 99 बोल देते, 99,000 यूनिट, तब क्या करते, तब क्या करते, तो 99,000 यूनिट से क्या करते, फिक्स्ड ओवरहेड को डिवाइड करते। अब बाकी सबको, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये सब कैसे डिवाइड करते, ये वैसे ही करते जैसे कर रहे हैं। इसके लिए इन तीनों के लिए याद रखिएगा हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी, राइट। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड के लिए क्या देखना है, नॉर्मल कैपेसिटी व्हेन द एक्चुअल प्रोडक्शन इज लोअर और इक्वल, एंड व्हेन द एक्चुअल प्रोडक्शन इज हायर तो एक्चुअल प्रोडक्शन। फिक्स्ड ओवरहेड कितना, पहले तो 1 लाख रुपए में से वो माइनस करो 40,625 और फिर डिवाइड कर दो 95,000 से, बोलिए कितना, हाँ माइनस पॉइंट 0.625, 0.63 लिख दे, ठीक है। टोटल कर लीजिए 117.47, दिस इज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। एनआरवी कितना है, 105, वैल्यूएशन किस पे होगी, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी, यानी कि वैल्यूएशन किस पे होगी, एनआरवी, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी यूनिट है, 5000 यूनिट, 5000 यूनिट इंटू कितना करेंगे 105, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एनआरवी में से जो लोअर होता है उस पे वैल्यू होती है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में मान लो एनआरवी न दिया होता तो कॉस्ट पे ही वैल्यू कर देते। अच्छा ये बताइए ज्यादातर केसेस में क्या चीज अधिक होता होगा, कॉस्ट की एनआरवी, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या चीज अधिक होता होगा, कॉस्ट या एनआरवी, अरे एनआरवी ही अधिक होगा। 100 रुपए का माल बनाएंगे 90 में बेचते होंगे क्या ज्यादातर, अरे हर बिजनेसमैन 100 रुपए का माल बनाता है तो 125 का बेचता है, एनआरवी ही ज्यादा आएगी। शर्म करो बच्चों, कॉस्ट थोड़ी ना ज्यादा होगी, धंधा कैसा करने बैठ गए हो, हर धंधे में एनआरवी ज्यादा होगी, कॉस्ट कम होगी। वैल्यूएशन किस पे आती है, 99% केसेस में वैल्यूएशन किस पे आनी चाहिए, कॉस्ट, ठीक है। अगर मेरी तकदीर ही खराब है तभी क्या आएगा, एनआरवी कम आएगी, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में एनआरवी ना दिया हो तो जो जनरली बिजनेस में होता है वो हम समझ लेंगे, एनआरवी ज्यादा होगी, ठीक है, और इसलिए वैल्यू किस पे कर देंगे, कॉस्ट पे, और होती भी एनआरवी ही ज्यादा है। चलिए बोलिए कितना हुआ, 5,25,000, ठीक है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसकी तकदीर सचमुच खराब है। क्वेश्चन में ये रोना गा चुका था, देखो कह रहा है ड्यू टू फॉल इन डिमांड इन मार्केट द सेलिंग प्राइस, वो रो रहा है बेचारा, कह रहा है मार्केट में डिमांड कम हो गई है, मार्केट प्राइस गिर गई है। जिसके ऐसे हालात होते हैं उन्हीं की वैल्यूएशन एनआरवी पे होती है। अगर इसकी स्थिति अच्छी होती, ये नहीं रो रहा होता, तो वैल्यूएशन किस पे हो रही होती, कॉस्ट पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, ताकि आपसे कुछ पूछा जाए तो आप आंसर भी कर पाए। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हम लोग ने बाई प्रोडक्ट पढ़ा था, ज्वाइंट प्रोडक्ट पढ़ा था, याद है, पहली बार रिवाइज कर ले नहीं तो क्वेश्चन करने से पहले। अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट तैयार होते हैं तो खर्चे कैसे बांटे जाते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट सेपरेशन पॉइंट पे जितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई है उसमें सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस रेशियो में बांट देना है, ठीक है। मतलब सेल वैल्यू ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल वैल्यू ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, बट इन केस इट इज नॉट अवेलेबल देन
सेल वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, सेल वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, सेल वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसमें हम खर्चे को बांट देते हैं। अब हम लोग बाई प्रोडक्ट में क्या करते हैं, बाई प्रोडक्ट की जितनी एनआरवी होती है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, वो तो बन जाती है मेरी इनकम। और कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट कैसे निकाल देते हैं, उस एनआरवी को ज्वाइंट कॉस्ट में से लेस कर देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये भी पढ़े थे कि कोई और वेस्ट वगैरह आ गया है तो उसकी भी इनकम क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, और वो भी क्या करते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट से लेस कर देते हैं मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए, ठीक है। यानी अगर कोई बाई प्रोडक्ट होता है तो उसकी कॉस्ट नहीं निकाली जाती। अगर एक मेन प्रोडक्ट है दूसरा बाई प्रोडक्ट है तो कॉस्ट किसकी निकाली जाती है, ओनली ऑफ द मेन प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट को बेच के जितना पैसा आता है वो क्या होता है, इनकम होता है सीधे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। In a manufacturing process of Vijay Limited, one of the byproduct BP emerges beside two main products M1 and MP1 and MP2. कहता है एक बाई प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है BP, और मेन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, MP1 और MP2। ये भगवान कहानी पता है क्या हो गई, बाई प्रोडक्ट भी हो गया और दो दो मेन प्रोडक्ट भी हो गए। यानी ये क्वेश्चन ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट दोनों का हो गया। बाई प्रोडक्ट को बेच के जितना पैसा आएगा पहले तो वो ज्वाइंट कॉस्ट से लेस करेंगे, और ज्वाइंट कॉस्ट से लेस करने के बाद उस खर्चे को बांटेंगे किसमें, MP1 और MP2 में। ये दोनों क्वेश्चन को मिक्स हो गया, दोनों कॉन्सेप्ट। अगर हम ये कर लिए तो बताइए हर क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं, कर पाएंगे। इसमें तो सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे एक ही बार, ठीक है। डिटेल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आर हियर अंडर। आपने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया था 15,000 यूनिट, 1,60,000 रुपए का वेजेस लगाया, फिक्स्ड ओवरहेड लगाया, वेरिएबल ओवरहेड लगाया, खर्चा दिख गया सबको। ये खर्चे हैं सारे, इतना हिस्सा खर्चा ये रहा। उसके बाद तैयार क्या क्या हुआ, MP1 तैयार हो गया 6250 यूनिट, जिसमें से 800 क्लोजिंग में बचा है, ठीक है। MP2 तैयार हुआ 5000 यूनिट, जिसमें से 200 क्लोजिंग में बचा है। बाई प्रोडक्ट तैयार हुआ आपका 1600 यूनिट, इसको आपने स्क्रैप की तरह बेच दिया होगा, ठीक है। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ MP1 एंड MP2 इज 80 रुपए पर यूनिट एंड 50 रुपए पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। मार्केट प्राइस MP1 और MP2 का दे रहा है, इसी से आप सेल वैल्यू ऑफ यूनिट प्रोड्यूस निकाल पाएंगे, ठीक है। बाई प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 25 पर यूनिट, बाई प्रोडक्ट 25 रुपए में बिकता है। बाई प्रोडक्ट कौन सा, ये जो 1600 यूनिट था दिख रहा है, ये 25 रुपए के रेट पे बिकेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जितने में बाई प्रोडक्ट बिकेगा वो सेल वैल्यू होती है बाई प्रोडक्ट की। एनआरवी बाई प्रोडक्ट की क्या होती है, उसमें से उसका सेलिंग खर्चा घटाने के बाद। आगे पढ़िए। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5000 ऑन सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट आफ्टर इंकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ 4000 एंड पैकिंग चार्जेस ऑफ 6000। कहता है 4000 रुपए की प्रोसेसिंग की है, 6000 रुपए की पैकेजिंग की है, ठीक है। इतना करने के बाद हमने उसको बेचा है और 5000 रुपया कमाया है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये फालतू की बात कर रहा है। कितना कमाया इससे हमको क्या मतलब, ठीक है। इनकम क्या होती है हम खुद जानते हैं, क्या होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो आती है वो इनकम होती है सीधे, ठीक है। 25 रुपए में आपने 1600 यूनिट को बेचा, कितना पैसा आया, करो कैलकुलेटर पे, 1600 इंटू 25, 40,000 आया। 40,000 रुपए आया, अगर बेचने में कोई खर्चा ना लगता तो 40,000 को क्या बोला जाता है, इनकम। गुमराह करने के लिए कहता है प्रॉफिट 5,000 रुपए का है, बदमाशी कर रहा है, ठीक है। अगर कोई खर्चा ना लगा होता तो जो सेलिंग वैल्यू है वही तो क्या हो गई, प्रॉफिट बाई प्रोडक्ट की। अगर बेचने में खर्चा लग गया तो बेचने का खर्चा घटा दो, घटा देते हैं। 4,000 रुपया प्रोसेसिंग और 6,000 रुपया पैकेजिंग, कितना, 10,000। 10,000 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30,000 रुपया। 30,000 रुपया फायदा हो गया आपको, बाई प्रोडक्ट बेचिए। आगे कुछ और भी लिखता है, 6,000 वॉज रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, कुछ और कबाड़ा भी पैदा हो गया था साथ में, मतलब बाई प्रोडक्ट के अलावा भी कुछ और था, स्क्रैप भी था। मतलब यहां पे ये कहना चाहता है एक चीज और थी, स्क्रैप, वो वहां नहीं बताया, ठीक है।
कह रहा है कुछ स्क्रैप भी हुआ था, उसको भी कितने में बेचा है? 6000। अब कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ MP1 एंड MP2। क्या आपको लगता है आप लोग कर लेंगे अपने से? हम हेल्प करते हैं, ठीक है, और हम चाहेंगे ये कि आप ही करें। अगर आपने ये कर लिया तो मतलब ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट 100% क्लियर। हेल्प करते हैं आपकी। सुनिए, पहले सुन लीजिए फिर करिएगा। 40,000 रुपए बेच के आया किससे? बाई प्रोडक्ट से। उसमें से बेचने का खर्चा घटा दो 10,000 रुपया। बाई प्रोडक्ट का एनआरवी कितना हो गया? लिखिएगा 30,000, ठीक है। फिर जो स्क्रैप बेचे उससे कितना आया? 6,000। 36,000 रुपया आपको आ गया बाई प्रोडक्ट और किससे? स्क्रैप से। तो जितनी ज्वाइंट कॉस्ट लगी है उसकी जोड़ मारो, उसमें से कितना घटा दो? 36,000 रुपया। 36,000 घटाने के बाद जो आया वो खर्चा है किसका? MP1 और MP2 का। MP1 और MP2 में उस खर्चे को बांट दीजिए। किस रेशियो में? सेल वैल्यू ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड। बस इतना तो करना है, करिए। करिए, देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले करके आंसर देता है हमको। जिस बच्चे को लग रही है दिक्कत होगी वो छाप सकता है, हम भी करने जा रहे हैं साथ में, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट। एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट कितना? 1600 यूनिट 25 रुपए के रेट से। आप देख के कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सभी तेज बच्चे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आप कर लेंगे। बस प्रेजेंटेशन आपका सही हो इसलिए छाप लीजिए। 1600 यूनिट 25 रुपए के रेट से बेचेंगे, इसमें से कुछ खर्चे घटाएंगे जो बेचने में लगे हैं। कितना कितना? बोलो बच्चों। 4,000 रुपए प्रोसेसिंग में लगा था इसके, और 6,000 रुपए इसके पैकिंग में लग गया था। 10,000 का खर्चा कर दिया। एनआरवी बाई प्रोडक्ट की कितनी हो गई? 30,000। एनआरवी स्क्रैप की कितनी है बच्चों? एनआरवी ऑफ स्क्रैप 6,000 रुपए, उसे बेचने में कोई खर्चा नहीं लगा था, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे आप टोटल कॉस्ट 3,40,000। इसमें से आप एनआरवी घटाएंगे बाई प्रोडक्ट की भी, और एनआरवी घटाएंगे किसकी? स्क्रैप की भी। 30,000 वो और 6,000 रुपए स्क्रैप का। बोलो कितना आता है? 3,04,000। 3,04,000 को बोला जाएगा ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ, किसका ज्वाइंट कॉस्ट है? MP1 और MP2। तो देखिए 3,40,000 में से 36,000 रुपए घटा दिए, 3,04,000 रुपए ये ज्वाइंट कॉस्ट है किसकी? MP1 एंड MP2 की। अब आपको क्या चाहिए? इसे बांटने के लिए रेशियो चाहिए, ठीक है। तो आप लिखिए सेल वैल्यू ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एट स्प्लिट ऑफ। सेल वैल्यू क्या क्या? MP1 का
MP1 का बोलो 6250 यूनिट एट द रेट ऑफ 80 बिकेगा, और MP2 ये कितनी यूनिट है 5000 यूनिट एंड दिस विल बी सोल्ड एट द रेट ऑफ 50। 5 लाख और 2.5 लाख, ओके 5 लाख 2,50,000। टोटल मिला के कितना हो गया 7,50,000। शॉर्ट में अगर हम चाहें तो इसका रेशियो 2:1 कर सकते हैं। रेशियो ही तो बेसिकली बनाना है, 5 लाख और 2.5 लाख के रेशियो में बांटिए या फिर 2:1 के रेशियो में बांट लीजिए, ठीक है। अब आपको बनाना है कॉस्ट ऑफ MP1, ठीक है। कॉस्ट ऑफ MP1 ये हो जाएगा 3,04,000 इंटू 2/3, बेसिकली 3,04,000 रुपए को 2 और 1 के रेशियो में बांटना है। और कॉस्ट ऑफ MP2 कितना हो जाएगा 3,04,000 इंटू 1/3, बोलिए 202,667 202,667 ठीक है। हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हेडिंग दे दीजिए। एनआरवी दी हुई है क्या? हाँ 80 रुपए 50 रुपए में बिकता है MP1 MP2। अगर मान लीजिए उससे ज्यादा आ जाएगी कॉस्ट तो हम एनआरवी पे ले लेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक MP1 का 2,02,667 में कितनी यूनिट तैयार हुई है 6250 एंड क्लोजिंग में कितनी बची है 800, तो 800 की कॉस्ट कितनी। MP2 भी अकॉर्डिंगली निकालेंगे। 1,01,333 में कितनी पीस तैयार हुई है 5,000 एंड क्लोजिंग में कितनी है 200। $35,000 $25,000 941 4,053 टोटल कर लीजिए, यही है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। $299.94। ठीक है। ये नॉवेल स्टडी कॉस्ट फॉर्मूला। पता है कॉस्ट फॉर्मूले की जरूरत तब नहीं है जब आपके सभी इन्वेंट्री की कॉस्ट एक ही है। जैसे
आपने 5 यूनिट खरीदी, 1 2 3 4 5, ये आपका स्टॉक है, ये इन्वेंट्री है आपकी। आपने सभी को 8 रुपए के रेट पे खरीदा है, ठीक है। हम आपसे पूछते हैं कि बताइए आपके पास क्लोजिंग में 2 यूनिट बची हुई है, उसकी कॉस्ट क्या है? तो बड़े आराम से आप बता पाएंगे कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कॉस्ट क्या है, 16 रुपए, क्योंकि सभी इन्वेंट्री कितने की थी, 8 रुपए की। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें से कुछ इन्वेंट्री 8 रुपए की है, कुछ 5 रुपए की है, कुछ 4 रुपए की है, और 2 यूनिट बची है, और आपसे पूछ रहे हैं वो 2 यूनिट की कॉस्ट क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? कोई ना कोई एक मेथड, टेक्निक लगानी पड़ेगी जिससे आप बता पाए कि कौन सी 2 यूनिट आपके पास बची हुई है, ठीक है। जिस टेक्निक से आप ये बताएंगे कि हम कौन से 2 यूनिट की कॉस्ट ले रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है, कॉस्ट फॉर्मूला, ठीक है। फीफो, वेटेड एवरेज, ये सब क्या है, कॉस्ट फॉर्मूला, ठीक है। मान लीजिए ये 8 है, ये 9 है, ये 6 रुपए का, ये 5 रुपए का, ये 4 रुपए का है। अगर हम कहते हैं कि 2 यूनिट आपके पास क्लोजिंग में, अगर हम ये कहते हैं कि क्लोजिंग में आपके पास 2 यूनिट बची हुई है, सपोज आपकी इन्वेंट्रीज डिफरेंट रेट पे परचेज हुई थी, 8 9 6 5 4, और ऐसे केस में आपकी 2 इन्वेंट्री क्लोजिंग में है, तो उस 2 इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या कहेंगे, कौन सी कहें? तो पहला रास्ता तो ये है कि क्या सर आप बता सकते हैं कौन सी वो 2 यूनिट है, पांचों में से बता पाएंगे वो कौन सी 2 है? तुम कह रहे नहीं, वो तो 5 पीस पेन थी, अलग अलग रेट पे आई थी, सब एक में रखा जाती है, मिल जाती है, पता थोड़ी ना चलता है, ठीक है। अगर सभी मिल जाती है, पता नहीं चलता है, तो कोई मेथड लगाना पड़ जाएगा। अब कौन सी 2 बची हैं? तो 2 ही मेथड परमिट करता है AS2, एक है फीफो और दूसरा है वेटेड एवरेज। फीफो और एवरेज, हालांकि आप जानते हो 3 मेथड वैल्यूएशन के होते हैं, फीफो, लीफो और एवरेज। AS2 लीफो परमिट करता ही नहीं है, लीफो परमिटेड नहीं है, ठीक है। हाँ, लीफो पता है यूएस गैप में है, यानी अमेरिका में लीफो भी चलता है क्या? हाँ, वहां चलता है, हमारे देश में लीफो नहीं चलता, ठीक है। अगर हम फीफो लगाएंगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ये 3 यूनिट जा चुकी है, वैल्यूएशन किसकी होगी, इसकी, 9 रुपए। एवरेज मेथड ये कहता है पांचों की जोड़ लगाओ, कितना हुआ, जोड़ दीजिए, कितना, 30 32 32 ना, 32 डिवाइडेड बाई 5, 6.4। एवरेज मेथड ये बोलेगा कि 6.4 की एक पीस इन्वेंट्री, यानी 2 पीस की कितनी है, 12 रुपए 80 पैसा। अगर एवरेज मेथड से इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर देंगे तो ये 12.8 आ जाएगा, जबकि फीफो से करेंगे तो कितना आएगा, 9, ठीक। कॉस्ट फॉर्मूला, द फॉलोइंग आर द वेरियस कॉस्ट फॉर्मूला सजेस्टेड बाय द स्टैंडर्ड। सबसे पहली बात, क्या आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सी 2 बची है आपके पास? आप कह रहे हो ताव से, कह रहे हो ये वाली बची है और ये वाली बची है, तो इसकी 9 रुपए कॉस्ट थी, इसकी 5 रुपए कॉस्ट थी, कितना हो गया, 14 रुपए हो गया। फिर फीफो या फिर एवरेज नहीं लगाएंगे। अगर आप बता सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन सा था, तब तुम क्या करेंगे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के हिसाब से कॉस्ट बता देंगे, ठीक है। ये सब कहां पॉसिबल है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड? एक पेन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, क्या वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर लेगी? एक पेन का ट्रेडर है, क्या वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर लेगा? नहीं, वो तो पेन लाता है, उठाता है, उसी डब्बे में रखते जाता है, क्वांटिटी बढ़ती रहती है, ठीक है। अगर कभी 2 रुपए 30 पैसे का खरीदा है, कभी 2 रुपए 40 पैसे का खरीदा है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कौन सा 2 रुपए 30 पैसे वाला है, कौन सा 2.40 वाला है, ठीक है। मान लीजिए हम क्या बनाते हैं, एयरक्राफ्ट, तो क्या हम बता पाएंगे कि 3 एयरक्राफ्ट में से 2 एयरक्राफ्ट जो बची है वो कौन सी कॉस्ट वाली है? हाँ, अरे एयरक्राफ्ट बनाए 3 अलग अलग लोगों के लिए बनाए, एक अंबानी के लिए बनाए थे, एक अडानी के लिए बनाए, पता है हमको कौन सी एयरक्राफ्ट में क्या स्पेसिफिकेशन थी, किसकी क्या कॉस्ट है। जो 2 बची हुई है हम बता देंगे कि वो कौन सी है और उसकी कितनी कॉस्ट है,
ठीक है, लेकिन यहां ये नहीं कहना चाहते हैं कि सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट में बता पाएंगे, हम ये बताना चाहते हैं कि क्वालिफाइंग एसेट में तो बता ही लेते हैं, बाकी जगह भी बता सकते हैं। ठीक है, वो कहां पे पॉसिबल है? जब हम बड़ी बड़ी मशीनरी बना रहे हैं, ठीक है, या इस तरीके के कोई आइटम बना रहे हैं, तब हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो वहां पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन लग जाएगा। जो 2 पीस बची हुई है उसकी आप क्या करिए, कॉस्ट जोड़ दीजिए। It is suitable for the inventories where each unit of inventory along with the associated cost can be separately identified. आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं, आप बताओ। आप कर सकते हो, करिए आइडेंटिफाई। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, अब जैसे मान लीजिए हमने 5 पीस मोबाइल खरीदा, एक ही आइटम है, मतलब वो एक ही कंपनी का एक ही मॉडल है, 5 पीस खरीदा है, पांचों अलग अलग रेट में खरीदा है। हम एक शॉपकीपर है मोबाइल के, पांचों अलग अलग रेट में खरीदा है, 100-200 रुपए ऊपर नीचे है। अब पांचों पीस रखी हुई दुकान में, क्या हम आइडेंटिफाई करके बता पाएंगे कि कौन सा माल जो है वो कौन सी यूनिट किस रेट वाली है? नहीं। 3 उसमें से बिक गई, 2 नहीं बिकी है, आई कैन नॉट आइडेंटिफाई। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम आइडेंटिफाई कर भी ले, बाकायदा जो बिल आई है वो IMEI वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, हम मोबाइल देख के बता दे रहे हैं कि ये 2 मोबाइल है जो मेरे पास बची हुई है और इसकी ये कॉस्ट थी। एंड इफ यू कैन आइडेंटिफाई, तो आप क्या कीजिए, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन लगाइए, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है वही आप वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रखिए। इन अदर वर्ड, इट इज सुटेबल वेयर 1 यूनिट ऑफ इन्वेंटरी इज नॉट इंटरचेंजेबल विद अनदर यूनिट। कह रहा है ये तभी पॉसिबल होता है ना जब 5 पीस है, पांचों एक डब्बे में डाल दो, अब फिर जब निकालो तो आप बता सकते हो कौन सी 5 पीस है, मतलब सबको अलग अलग आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, उसे कहा जाता है सेपरेटली आइडेंटिफिएबल। ठीक है, कुछ माल ऐसे होते हैं कि जिसको हम उठा के अगर एक डब्बे में डाल दिए और फिर वापस निकालेंगे तो आई कैन नॉट आइडेंटिफाई। ठीक है, कहता है ये मेथड तभी सुटेबल है जब आपके आइटम्स कैसे हैं, नॉट इंटरचेंजेबल। It is suitable where 1 unit of the inventory is not interchangeable with another unit. Interchangeable unit क्या होती हैं आप बता नहीं सकते हो। जैसे मेरे पास 2 आइटम है, ठीक है, और दोनों आइटम, एक A है, इस हाथ में B आइटम है। ठीक है, हमने खटाखट घुमाना शुरू किया, ठीक है, और उसके बाद वापस हम बता दे रहे ये वाला A है, ये वाला B है, पहचानते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, नॉट इंटरचेंजेबल। ठीक है, मेरे हाथ में A है, B है, ठीक है, हमने उसको मिला दिया, फेंट दिया, घुमा दिया, फिर उसके बाद ये 2 आइटम आ गए, हम बता नहीं पा रहे हैं A कौन सा है, B कौन सा है, तो बताइए इसे क्या कहा जाएगा, इंटरचेंजेबल। ठीक है, इंटरचेंजेबल में फीफो या फिर एवरेज लगाना पड़ता है। अगर नॉट इंटरचेंजेबल है फिर भी बता दोगे कौन सा आइटम कौन सा है, तो फिर आप क्या लगाइए, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। Under this method, each unit is valued specifically on its original cost. Example of such goods are ship building, आप शिप बना रहे हो, मशीनरी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी मशीनरी बना रहे हो, सब आइडेंटिफाई हो सकते हैं। The specific identification method is not appropriate for the routine production of inventories. जो चीज रूटीन बेसिस पे बनता है, दिन भर में हजारों यूनिट बन रही हो, उसमें नहीं लगा पाओगे। That are ordinarily interchangeable. For items which are interchangeable, most appropriate method of cost valuation is either of the following two. Interchangeable के लिए क्या होता है, FIFO और weighted average. FIFO और weighted average. FIFO क्या होता है? It is assumed under this method that whatever is received first is issued first, which means that the inventory left over belongs to the latest purchases. Closing inventory is valued at the rates of, or the equivalent unit purchased at last. During inflation, inventory is valued at higher price, and during decrease in prices, inventory is valued at lower price. जैसे कह रहा है कि जब इन्फ्लेशन आता है तो क्या होता है, बाद में जितना माल आते जा रहा है वो महंगा होते जा रहा है, और जो बाद में माल आया उसी पे वैल्यूएशन होती है, तो वैल्यूएशन किस पे हो जाती है, महंगे वाले माल की। और अगर माल की प्राइसेस गिर रही हैं तो फीफो मेथड में क्या होगा, हम आखिरी वाले माल की वैल्यूएशन कर रहे हैं और आखिरी वाला माल कैसा है, सस्ता है, तो कम वैल्यूएशन हो जाती है। वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या चीज है, बेसिकली हमने आपको एवरेज सिखाया था, दैट वाज सिंपल एवरेज, पांचों को जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय 5 किया। वेटेड एवरेज क्या होता है, जैसे 2 यूनिट 4 रुपए के रेट में है तो हम 2 into 4 करेंगे 8, 1 यूनिट 6 रुपए के रेट में है तो हम कहेंगे +6, 8 + 6 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 3। 2 यूनिट 4 रुपए की रेट की है तो 2 into 4 + 6 डिवाइडेड बाय कितना, 3।
ठीक है, एक 4 रुपए के रेट की 2 यूनिट थी और एक 6 रुपए की थी, तो कुल मिला के हम उसको बोलेंगे 3 यूनिट, जिसे कहा जाता है वेटेड एवरेज। ठीक है। Under this method of inventory valuation to determine the cost per unit, total cost of production during the year is divided by total unit. In other words, the price per unit of closing inventory. We take the average price of the goods produced or produced during the year. Following are the cost formula or technique of measurement suggested by accounting standard for some special cases. Special cases के लिए दो और मेथड है, देख लीजिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और रिटेल मेथड। अब आपको बताते हैं कि कितने कॉस्ट फॉर्मूला होते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, नहीं कर सकते हो तो दो मेथड में से कोई एक। कौन कौन सा? फीफो या फिर वेटेड एवरेज। ठीक है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए जहां पे फीफो, वेटेड एवरेज या फिर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, हालत खराब हो जाएगी, कर नहीं पाएंगे आप। जब कर नहीं पाएंगे तो वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है दो और मेथड दे रहे हैं, आसान सा है, आराम से कर लोगे। कौन से हैं वो दो मेथड? स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और रिटेल मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड ये मैन्युफैक्चरर के लिए है और रिटेल मेथड किसके लिए? ट्रेडर के लिए है। लेकिन ये मेथड कब? जब जो नॉर्मल मेथड है फीफो या फिर वेटेड एवरेज, वो लगाने में आप सक्षम नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसी कौन सी तकलीफ आ जाएगी, ऐसा कौन सा दर्द आ जाएगा कि हम वो मेथड नहीं लगा पाएंगे? कब ऐसा होता होगा हम नहीं लगा पा रहे हैं, हम फीफो लगा ही नहीं पा रहे हैं? बताते हैं। पता है, मेरी दुकान में दिन भर में 100 बार माल आता है, माल आता है बिकता है, माल आता है बिकता है। ठीक है। 31 मार्च को मेरे पास जो माल आया हुआ है, बचा हुआ है, वो किस रेट का है ये बताना नामुमकिन है। इसलिए क्योंकि दिन भर में 100 बार माल आता है और रेट पता है कैसे लगता है? कभी हमको एक पीस पड़ती है 36 रुपया 12 पैसा, कभी पड़ जाती है 18 पैसा, कभी पड़ जाती है 36 रुपया 13 पैसा। लार्ज वॉल्यूम में आता है, एक एक दो दो पैसे की भी मायने है, हर बार थोड़ा थोड़ा पैसा ऊपर नीचे होता है। ठीक है। अब मेरे पास साल के आखिरी में 100 यूनिट बच गई है, वो किस रेट की है? वो किस रेट की है? तो अब यहां पे आपको मिल जाता है रिटेल मेथड। रिटेल मेथड ये कहता है ये सब छोड़ो, नॉर्मली आप प्रॉफिट कितना कमाते हो, आपका जीपी परसेंटेज क्या है? 20%, मान लो 20%। ठीक है। कहता है ये माल आप कितने का बेचोगे, ये माल कितने का बेचोगे? हम कहते हैं हम ये माल जो बेचेंगे, जो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो 15 रुपए के रेट में बेचेंगे। तो कहता है 20% 15 रुपए में से कम करो, कितना हुआ? 3 रुपया। 12 रुपए का माल है वो जो क्लोजिंग में पड़ा है। यानी क्लोजिंग स्टॉक में जो माल पड़ा हुआ है उसमें फीफो, वेटेड एवरेज ये सब लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये बताओ कि ये माल आप कितने का बेचोगे, और जो नॉर्मल जीपी परसेंटेज है वो लेस कर दो, रिटेल मेथड से आ गया, यही इन्वेंट्री की वैल्यू है, यही कॉस्ट है। क्योंकि कॉस्ट कहना बहुत मुश्किल है, बेसिकली वो 12 रुपए उसकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। कभी 12 रुपए 12 पैसे का आता है, 12 रुपए 6 पैसे का आता है, 12 रुपए 3 पैसे का आता है। इतना अंतर है ना कि पूछिए मत। कितना मेहनत कराओगे, हम कितना लिखें, हम ऐड करके डिवाइडेड बाई करते ना वेटेड एवरेज मेथड में, थक जाएंगे एवरेज करते करते। कैलकुलेटर पे टाइप करते करते जितने रेट में हम माल खरीदे हैं, इतने सारे रेट में हम खरीदे हैं क्योंकि माल आया। सबको समझ में रिटेल मेथड क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड क्या है? मेरी प्रोडक्शन ऐसे होती है, मशीन चालू करते हैं, एक बार में 100 यूनिट बनती है। ठीक है। और दिन भर में 10 बार माल बनाते हैं। ठीक है। यानी साल में क्या बार बनाते हैं? 3650 बार माल बनाते हैं। और जब जब हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के खर्चे लगाते हैं ना कुछ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में कम ज्यादा हो जाता है। तो मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, कभी 10 रुपए 15 पैसे पड़ता है, तो कभी 10 रुपए 25 पैसे पड़ जाता है, कभी 10 रुपए 5 पैसे भी पड़ जाता है। अब साल के अंत में कुछ माल पड़ा हुआ है, अब कितने का वो माल माना जाए? अब वो माल कितने का माना जाए? तो कहता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पकड़ लो। नॉर्मली ज्यादातर केसेस में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कितने का लगता है उसको देखो, उसके हिसाब से पर यूनिट का खर्चा निकालो, वही खर्चा मान लो। मत देखो कि लास्ट में एक्चुअल में कितना लगा था जब वो माल तैयार हुआ, क्योंकि जो लास्ट में मेरे पास माल बचा है ना 100 यूनिट, वो कौन से वाले में से बचा ये पता नहीं ना है हमको। आप उनसे पूछोगे कब ये माल बना था, आखिरी में बना था, हम कहेंगे हमको नहीं पता। ठीक है। हम बता ही नहीं पा रहे हैं कौन से माल में से बचा हुआ है। माल बनता है बिकता रहता है, बनता है बिकता रहता है, पता नहीं रहता है किसमें से कौन सा बचा है। आई कैन नॉट टेल एनीथिंग।
तो ऐसे केस में आपसे कहता है कि एक स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कीजिए कि नॉर्मली मटेरियल कितना लगता है, नॉर्मली लेबर कितना लगता है, नॉर्मली ओवरहेड कितना लगता है, उसे जोड़ दीजिए, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और इसी पे वैल्यू कर दीजिए। और ट्रेडर को कहता है कि आप एक काम करो, आप कितने का बेचोगे ये बताओ, उसमें से नॉर्मल जो जीपी परसेंटेज है वो लेस कर दो, उतनी ही आपकी कॉस्ट है, मल्टीप्लाई करो, हो गई इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। 5 मेथड पढ़ा हम लोग ने, रिपीट करें पांचों। पहला स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब आप बता सकते हो कौन सा माल कितने का है, सब अलग अलग पता है। तो कह रहा है तब एक्चुअल बताओ, तब क्या नाटक है? जब नहीं बता सकते हो तब क्या करो? कह रहा है फीफो कर लो या वेटेड एवरेज कर लो, जो तुमको अच्छा लगे कर लो। आप कह रहे हो मेरे बस का नहीं है फीफो वेटेड एवरेज करना, ठीक है, तब क्या करें? तो कहता है रिटेलर हो, अगर मान लो तुम ट्रेडर हो तो रिटेल मेथड ले लो, मतलब सेलिंग प्राइस में से जीपी हटा लो, जो माल आखिरी दिन बचा था उसकी सेलिंग प्राइस लो, उसमें से जीपी हटा लो, यही तुम्हारी कॉस्ट है। और मैन्युफैक्चरर को कहता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट बताओ, नॉर्मली तुम्हारा खर्चा कितना लगता है, वही मान लो, ठीक है। पढ़िए, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, इन्वेंटरीज आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ सेट स्टैंडर्ड व्हिच आर रियलिस्टिक एंड रिव्यूड रेगुलरली वेयर नेसेसरी। कह रहा है कि स्टैंडर्ड सेट करो। व्हाट इज स्टैंडर्ड? नॉर्मली जो खर्चे लगते हैं उसकी जोड़, ठीक है, विच आर रियलिस्टिक। लेकिन ऐसा भी मत करो कि एक स्टैंडर्ड जो आप तैयार किए हो एक्चुअल में वैसा होता ही नहीं, एक्चुअल हमेशा डिफर ही करता रहता है। रियलिस्टिक भी होना चाहिए, ठीक है। 100 बार माल बनाते हो तो ऐसा होना चाहिए कि 90 बार वही रेट गिरता है, थोड़ा रियलिस्टिक लीजिएगा। एंड रिव्यूड रेगुलरली, रिव्यूड रेगुलरली का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए लगातार लागत बढ़ते जा रही है तो अपना स्टैंडर्ड चेंज करो। ये नहीं कि एक बार बना लिए थे 10 साल उसी को स्टैंडर्ड बोलते रहेंगे, जरूरत पड़े तो हर 2-2 महीने पे अपना स्टैंडर्ड बदलते भी रहो, ये कह रहा है। रिव्यूड रेगुलरली का मतलब ऐसा भी तो हो सकता है खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं या गिरते ही जा रहे हैं, अब गिरते जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड भी चेंज करो। मटेरियल का भाव सस्ते होते जा रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड वहीं पे मत रखिए जो एक बार बना दिए थे, दैट नीड टू बी चेंज्ड। Revised in the light of current condition. Standard cost take into account normal level of consumption of material and supplies, labor efficiency and capacity utilization. ठीक है, मतलब नॉर्मल लेवल ऑफ कंजप्शन की बेसिस पे आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट बनानी है। देन रिटेल मेथड, इट इज रिकमेंडेड फॉर रिटेल बिजनेस और इन द बिजनेस वेयर द इन्वेंटरी कंप्राइजेस ऑफ मेनी आइटम्स। बेसिकली मेरे पास आइटम इतना है ना, मेरी दुकान में पता है, हम रिटेल ग्रोसरी की दुकान है मेरी। अब समझिए किसके लिए रिटेल मेथड कह रहा है, किसको परेशानी होती, कौन नहीं कर पाता है। मेरी रिटेल ग्रोसरी की दुकान है, मेरी दुकान में पता है आइटम कितने हैं, सिर्फ टूथपेस्ट मांगोगे तो पता है कितना है, 20 कंपनी का, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, बबूल है, तो पता नहीं क्या क्या है। ब्रश मांगोगे तो 50 कंपनी के ब्रश रखे हैं। और टोटल अगर आइटम पूछोगे मेरी दुकान में कितने हैं तो कम से कम 2500 आइटम है। अब जब बताओ लगाएं फीफो सबका, जितना माल बेचने में तकलीफ नहीं हो रही है फीफो लगाने में हो जाएगी। अब उसी के लिए तो S2 कह रहा है तुम परेशान मत हो, कितना माल बचा उसकी सेल वैल्यू बताओ। सेल वैल्यू बताना बहुत आसान होता है, धगाधक सबकी एमआरपी से मल्टीप्लाई किए, सेल वैल्यू आ गई। साल के आखिरी दिन 31 मार्च को जितना माल बचा उसकी सेल वैल्यू इतनी, ठीक है। कह रहा है अपना जीपी परसेंटेज बताओ। जीपी परसेंटेज उठा ले रहे हैं, मेरा नॉर्मल जीपी परसेंटेज क्या है, 20%। भाई मेरा जीपी परसेंटेज जो आ रहा होगा वो तो सभी आइटम पे मिला के ऑन एन एवरेज आ रहा है ना, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज उस पे लगाओ, कॉस्ट। समझ में आया रिटेल मेथड कहां देना है? रिटेल मेथड वहां नहीं देना है जहां पे आप आराम से फीफो या वेटेड एवरेज लगा सकते हो, जहां लगा सकते हो वहां लगाओ। रिटेल मेथड वहां दे रहे हैं जहां आपको तकलीफ है, और कहां तकलीफ होती है, हजारों इन्वेंट्री है, ठीक है, और अलग अलग रेट पे सब खरीदी हुई होती है, दुनिया भर के ट्रांजेक्शन है मेरे, ठीक। All the inventories are valued at the selling price, which is then adjusted with normal gross profit ratio and selling expenses to reach at its cost. ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, जीपी एडजस्ट कर दीजिएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस हम अलग से इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जरूरत नहीं है, रीजन बीइंग कि जब आप जीपी लेते हैं तो आप जितने भी खर्चे होते हैं उसको बेचने से रिलेटेड वो सब ऑलरेडी आप कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और सेलिंग के खर्चे कंसीडर कहां करने हैं, ध्यान दीजिए, सेलिंग के खर्चे कहां कंसीडर करने हैं, ये रिटेल मेथड है, ये किसको मिल रहा है, ट्रेडर को।
ये ट्रेडर को मिल रहा है। तो जीपी परसेंटेज और सेलिंग के जो खर्चे हैं दोनों एडजस्ट कर लीजिए, सेलिंग के खर्चे नहीं है, बस जीपी आप उसमें लेस कर दीजिए, काम हो गया आपका। ठीक है, तो यानी इसको करते कैसे हैं, सेल वैल्यू माइनस जीपी माइनस सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस अगर प्रोवाइडेड है तो ये हो जाता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये रिटेल मेथड का क्वेश्चन है। अंबिका स्टोर इज अ डिपार्टमेंट स्टोर विच सेल गुड्स ऑन रिटेल बेसिस। इट मेक्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन नेट सेल्स। द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द ईयर एंड आर अवेलेबल। ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 रुपीज का, परचेजेस 3,60,000, परचेज रिटर्न 10,000, फ्रेट 10,000, फ्रेट इनवर्ड है 10,000, ग्रॉस सेल्स 4,50,000, सेल रिटर्न 11,250, कैरिज आउटवर्ड is 5,000. Compute the estimated cost of inventory on the closing date. Estimated cost of inventory on the closing date. Closing inventory निकालनी है, निकालिए। एक सिंपल सा हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। टू ओपनिंग स्टॉक 50,000, टू नेट परचेजेस 3,50,000। नेट परचेजेस कैसे किया, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। टू फ्रेट इनवर्ड 10,000, टू ग्रॉस प्रॉफिट इधर है बाई नेट सेल्स। सेल्स कितना, सेल माइनस सेल रिटर्न कर दीजिए, 438,750। जीपी कितना दिया है, 20%, 20% बनाइए, 87,750। अब पता है आपको बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, यहां क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। बेसिकली ये क्या तरीका है समझ में आया, सेल में से जीपी हटा देंगे। देखिए बेसिक ज्यादातर केस में ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, जीपी निकालते हैं ना। जीपी हमने कौन सा ले लिया है, जो नॉर्मली हम कमाते हैं वो ले लिया और उसके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया। ये रिटेल मेथड है, दिस इज रिटेल मेथड। कितना है, अब जाके आपने पूरी तरीके से कॉस्ट सीखा है।
हम लोग स्टार्ट कहां से किए थे, एक बार आपको याद दिलाएं। हमने आपको सबसे पहले इन्वेंट्री क्या होती है ये बताया, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स। फिर उसके बाद कहा कि फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन सीखना शुरू करते हैं। अभी डब्ल्यूआईपी रॉ मटेरियल बचा हुआ है, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन शुरू किए थे और वहां पे बोले थे कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे वैल्यू होगा। तो आइए चलिए कॉस्ट सीखते हैं। फिर कॉस्ट में हमने बोला कि कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ परचेज होगा फॉर ट्रेडर, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्ट ऑफ परचेज होगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होगा और अदर कॉस्ट होगा। ठीक है, तो लाइन से वो सारी चीजें पढ़े। फिर उसके बाद कॉस्ट अगर बदल रही है तो फिर मेथड लगाना पड़ेगा कॉस्ट के लिए। फिर वो 5 मेथड सीख लिए। अब पता है हम कहां पहुंच रहे हैं, एनआरवी पे। ठीक है, अगर हम एनआरवी पे पहुंच गए तो पता है हमने एक पढ़ाई पूरी कर ली, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। अब पता है उसके बाद क्या आएगा, रॉ मटेरियल वगैरह बच गए अभी। ठीक है,